लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसको लिखा है विलियम गोल्डिंग ने 1954 में। अभी तक की मुझे लगता है सबसे डार्केस्ट किताबें जो मैंने पढ़ी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो मैंने किताबें पढ़ी थी उसमें एडल्ट्स थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन थी खतरनाक, कोई गवर्नमेंट थी खतरनाक, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 से 12 साल के इनोसेंट बच्चे, और उनकी कहानी है ये। और आप सोच रहे होंगे कि यार बच्चे हैं 8 साल से लेकर 12 साल के, तो ये डार्क कैसे होगी किताब। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी कहानी की, और उसके बाद इसके थीम्स के ऊपर बात करेंगे, इसमें क्या क्या ऐसे थीम्स है जिसके कारण ये किताब इतनी कमाल की है। तो शुरू होती कहानी ऐसे कुछ कि एक प्लेन क्रैश होता है और उसमें से कुछ बच्चे होते हैं, वो गिर जाते हैं समुद्र के अंदर और वो तैर कर एक आइलैंड पर पहुँचते हैं। एक ऐसा आइलैंड जिस पर कोई नहीं रहता है, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं ये 8 से 12 साल के ही हैं। उनमें से एक बच्चे का नाम होता है रैल्फ, एक बच्चे का नाम होता है पिगी, एक होता है अपना जैक, और एक साइमन है। ये 4 लोग ही हैं जिसके इर्द गिर्द ज़्यादा कहानी है। अब जो रैल्फ होता है ना, उसको देखकर ये आइडिया लग रहा होता है कि यार ये बच्चा थोड़ा समझदार है, ये बंदा ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये लीडर बन सकता है इन बच्चों का, इन ग्रुप का। एक लड़का और होता है थोड़ा सा मोटा, जिसने चश्मे पहने होते हैं, उसका नाम पिगी होता है। एक लड़का होता है जैक, जो कि लग रहा होता है भाई कि ये बंदा जो है ना ये खुराफात करेगा कुछ, ये बंदा थोड़ा सा ऐसा है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, सबसे बदमाश बच्चा होगा अगर ये क्लास में होगा तो। ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं क्योंकि इन्हें सर्वाइव करना होता है भाई उस आइलैंड पे। तो रैल्फ और पिगी वगैरह सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि एक शेल होता है, कॉर्न शेल, जो कि वहीं समुद्र से उठाते हैं वो। उस कॉर्न शेल को बोलते हैं कि भाई देखो, जिसके भी हाथ में ये होगा ना वही बोलेगा। पहले रूल डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई बोल रहा है, ऐसा दिक्कत आ जाएगी क्योंकि हमें सर्वाइव करना है, हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या किया, सारे लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये तो मान लेंगे हम, कौन शेल जिसके हाथ में होगा वही बात करेगा। फिर अगला रूल ये बनाया जाता है कि भाई हमें आग लगानी होगी, माउंटेन टॉप पे जाएंगे, वहाँ पे आग लगाएंगे ताकि कोई रेस्क्यू कर पाए। एक सिग्नल देंगे हम, कोई आता जाता हेलीकॉप्टर होगा, कोई शिप होगा तो हमें देख लेगा तो हम बच जाएंगे। और ये रूल बनाया जाता है। और पिगी के जो लेंस होते हैं उससे रैल्फ जो होता है वो आग लगाता है वहाँ पे। ऐसे ही पानी का जुगाड़ करते हैं, खाने वाने का जुगाड़ करते हैं बच्चे, और कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है अच्छे तरीके से, ठीक है। कौन शेल जिसके हाथ में होता है वो बात करता है, आग लगाई जाती है सिग्नल के लिए, खाना वाना खाते हैं, पानी वानी पीते हैं, बढ़िया चिल कर रहे होते हैं सब। लेकिन ये जो समय होता है ना, ये थोड़ी देर के लिए होता है, इसके बाद केओस आना शुरू हो जाता है। अब जो जैक होता है ना, वो थोड़ा सा ना हंटिंग से ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसको मज़ा आने लगता है हंटिंग के अंदर, और उसके साथ कुछ और बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं। वो लोग हथियार वगैरह बनाते हैं और उसके बाद हंट वगैरह कर रहे होते हैं, इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि फायर लगाना ही भूल जाते हैं कि मैं फायर नहीं लगाना भाई। और रैल्फ और पिगी और ये जो उनका छोटा ग्रुप होता है वो देख रहा होता है, उनको बुरा लग रहा होता है कि यार तुम लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो रूल्स वगैरह तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक ना अफवाह फैलती है। अफवाह ये समझ लो कि बच्चों के बीच में एक डर फैलता है एक्चुअली में, कि एक ना इस आइलैंड पे ना एक बीस्ट है, एक जानवर है खतरनाक, और वो जो बीस्ट होगा ना वो हमें खा जाएगा। तो क्या किया जाए। तो एक्चुअली में वो होता है, जो बीस्ट होता है वो एक्चुअली में उन लोगों का एक वहम होता है। जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें से एक जो पायलट था वो पैराशूट लेके कूदा था, और पैराशूट लेके कूदा था तो वो वहीं मर गया। तो उस कारण से ना बच्चों को ये लगने लग गया कि भाई शायद ये जो डेड बॉडी है और ये जो कुछ है ये एक बीस्ट है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस बीस्ट को ऑफरिंग देने जाते हैं, जैक वगैरह। ये रैल्फ और पिगी को इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में। तो जैक और उसका ग्रुप क्या करता है, एक पिग को मारता है, उसका जो हेड होता है वो काटता है और एक डंडे पे गाड़ देता है, और ये कहता है कि भाई बीस्ट भाई हमें मत खाना, ये ऑफरिंग है आपके लिए। कुछ समय बाद क्या होता है, वो जो बॉडी होती है पिग के हेड की वो सड़ने लग जाती है, ऑब्वियस सी बात है। और उसके आसपास क्या होता है, मक्खियाँ जो होती हैं घूमने लग जाती हैं। तो यहाँ से वो नाम आता है हमारे बुक का, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अब जो साइमन होता है, मैंने बताया था साइमन एक बच्चा होता है, उसको पता लग जाता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये बीस्ट कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है, ये डेड पायलट की बॉडी थी जिसको हम बीस्ट समझ रहे थे। एक रात क्या होता है, जो जैक होता है और उसका ग्रुप जो होता है वो फायर लगाकर ऐसे ट्राइबल डांस कर रहा होता है। प्योर सेवेजरी हो रही है यहाँ पे, ये मत देखना कि वो रूल्स में फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कपड़े वपड़े सब फाड़ वाड़ दिए हैं, कच्चे में घूम रहे हैं, अपना पेंट वेंट मुँह पे लगा दिया है, और जो प्योर ट्राइबल डांस होता है ना वो कर रहे हैं भाई सारे बच्चे। रैल्फ और पिगी का ग्रुप ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता, वो लोग सिविलाइज्ड होते हैं, ठीक है। ये लोग पूरे सैवेज बन जाते हैं, वो रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं रैल्फ वाला ग्रुप। लेकिन जैक जो होता है रूल्स तोड़ चुका होता है अभी तक, उसको कोई मतलब नहीं रूल्स वगैरह से। वो जैसा रहना चाहता है नेचर के साथ वैसे ही रह रहा होता है, हंट कर रहा होता है, अपना खेल खेल रहा होता है, कुछ मतलब नहीं है किसी से। तो वो डांस वांस कर रहे होते हैं, और साइमन जो होता है बेचारा भग के आ रहा होता है अंधेरे में कि भाई
बताने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, 20-20 कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, ये सब एक डेड पायलट की बॉडी थी वो। और वो अंधेरे में भग के आ रहा होता है, और जो ग्रुप होता है जैक और उसको लगता है कि बीस्ट आ रहा है उनकी तरफ भग के, और जैक और उसका ग्रुप जो है वो साइमन को अंधेरे में बीस्ट समझकर मार डालता है बेरहमी से। यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि अब मामला ख़राब हो रहा है भाई। एक बच्चा जो होता है, इनोसेंट बच्चा, वो मारा जाता है। अब विलियम गोल्डिंग जो है वो यहाँ से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई, बीस्ट तो आइलैंड पे था ही नहीं, बीस्ट तो हमारे अंदर था, जैक और उसके अंदर था जो बाहर आ गया। फिर क्या होता है, रैल्फ और जो पिगी वगैरह हैं उनका ग्रुप बिल्कुल सिमट के रह चुका होता है, बिल्कुल छोटा सा ग्रुप हो रखा होता है, और बाकी सारे लोग जो होते हैं जैक की तरफ चले गए होते हैं। फिर आगे चलकर कहानी में ऐसा होता है कि पिगी को भी मार देता है एक बंदा, जैक का एक ग्रुप का बंदा होता है, वो बहुत बड़ा पत्थर होता है, वो ऊपर से गिरा देता है और पिगी के सर पे लगती है और पिगी मर जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं, रैल्फ को अकेला पाकर उसका ग्रुप जो होता है वो हंट करने लग जाता है कि इसको ही मार देते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि रैल्फ को भाई प्रॉब्लम हो, पूरे जंगल में आग लगा दी जाती है, आइलैंड पे आग लगा दी जाती है उनके द्वारा। और आग लगने के कारण क्या होता है कि कोई जो आसपास होते हैं ऑफिसर्स वगैरह, वो जा रहे होते हैं भाई, नेवल ऑफिसर्स वगैरह, वो देख लेते हैं और रेस्क्यू करने आ जाते हैं। और जैसे ही रेस्क्यू करने आते हैं, रैल्फ उनको देखता है और रैल्फ जल्दी से भगकर उनके पास जाके गिर जाता है और रोने लग जाता है। और उसके बाद सारे बच्चे वगैरह जो होते हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब जो रैल्फ रो रहा होता है ना, वो इसलिए नहीं रोता कि भाई फाइनली मैं बच गया, इन्होंने मुझे बचा लिया, नहीं। उसका एक कारण ये भी होता है कि यार मैंने एक ऐसा रूप देख लिया इंसानों का जो अब मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मैं भूले नहीं भुला सकता उसको। क्योंकि मैं जिनको इनोसेंट समझता था, इन सब के साथ मैं पढ़ता लिखता था, ये ऐसे दानव बन जाएंगे मुझे पता नहीं था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता सपने में। पहला थीम ये है कि भाई इंसानों के अंदर दो इम्पल्सेस होते हैं। पहला तो ये होता है कि भाई रूल्स फॉलो करेगा, ग्रुप के बारे में सोचेगा। लेकिन दूसरा इम्पल्स होता है कि भाई मुझे प्लेजर चाहिए, अभी चाहिए, ठीक है, मुझे वायलेंस करना है, मुझे मतलब नहीं है क्या होगा उसका रिजल्ट, क्या होंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस। अब यही आपको देखने को मिलता है आइलैंड के ऊपर। रूल्स बनाए जाते हैं लेकिन जीतता कौन है? जीतता है जैक और उसका ग्रुप, जो कि कंप्लीटली रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होता है, सैवेज होते हैं पूरे तरीके से वो। अब आइलैंड पे जो रूल्स वगैरह होते हैं वो इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी होती ही नहीं है जो कि चेक कर सके। रूल्स बस बीच में ही होते हैं और कोई पनिशमेंट नहीं होता है, कोई रिवार्ड नहीं होता है उनके लिए। तो जब ऐसे कोई रूल्स हो ही ना और कोई स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर बनाया ना जाए, तो इंसान क्या होता है, अपने असली रूप में आ जाता है, वो दिखा देता है वो कितना खतरनाक हो सकता है। और हर इंसान के अंदर ना एक इविल छुपा हुआ है। ये गोल्डिंग अपनी इन किताबों से बताने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे को हम भगवान का रूप बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन गोल्डिंग को ऐसा नहीं लगता है। गोल्डिंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन बच्चों के अंदर भी भाई दानव बैठा हो सकता है, ये बस दिखता नहीं है क्योंकि हमने रूल्स बना रखे हैं, हमने लॉ एंड ऑर्डर बना रखे हैं, हमने पनिशमेंट का डर बैठा रखा है उन लोगों के अंदर। एक बार आप पनिशमेंट का डर हटा दीजिए, उसके बाद एक्सटर्नल किसी अथॉरिटी को हटा दीजिए और उसके बाद बच्चों को खुला छोड़िए, फिर बच्चे दिखाएंगे कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, कितने इविल हो सकते हैं। तो उनकी इनोसेंस जो है वो कोई रियल चीज़ नहीं है, वो तो बस इसलिए है क्योंकि भाई उनके पास पावर नहीं है। उनको एक बार पावर दे के देखिए, एक बार उनको खुला छोड़ के देखिए, फिर वो दिखाएंगे आपको अपना असली रूप। और इसके बाद बात करते हैं किस तरीके से जो फियर होता है, डर होता है, वो आपको इरेशनल बना देता है। और कैसे आपने देखा कि जो बीस्ट था उसका डर बैठा हुआ था जैक और उसके ग्रुप के बीच में, और वो जो डर था उसके कारण वो इतने ही अंधे हो गए थे कि उन्होंने अपने दोस्त को अंधेरे में आते हुए देखा ही नहीं, साइमन को। और जब एक ग्रुप होता है, आपको पता ही है, मोब जो होता है, भीड़ होती है जो, उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है, वो ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, बस जो दूसरा कर रहा है वही मुझे करना है। कोई दिमाग नहीं लगाया जाता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और इसी कारण, उस डर के कारण, एक तो उस बीस के डर के कारण वो इरेशनल हो जाते हैं, और कैसे जो क्राउड साइकोलॉजी होती है, क्राउड जो मेंटेलिटी होती है, वो हावी हो जाती है और साइमन को मार दिया जाता है। तो ये मिरर करता है उस चीज़ को जो हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर जेनोसाइड्स होते हैं, जो राइट्स होते हैं, आपने देखा होंगे जो दंगे फसाद होते हैं, ये सेम ऐसे ही होते हैं। एक चीज़ होती है जिससे भीड़ को डर लग रहा होता है, और दूसरा क्राउड जो होता है वो सोच नहीं पाता है, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं सोच पाता, उसमें इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद वो क्राउड जो होता है वो सिर्फ वायलेंस मचाता है, वो सिर्फ तबाही मचाता है। एक चीज़ और देखी जा सकती है कि जो आइलैंड होता है बिल्कुल शांत होता है, यहाँ पर कोई नहीं आया होता इससे पहले, और नेचर जो है वो खूबसूरत है भाई, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, झरने हैं, पानी है, सब कुछ है। लेकिन जैसे इंसान वहाँ आता है और उसके बाद क्या हाल होता है नेचर का, वो आप देख सकते हैं। उसके आने के बाद जंगल में आग लग जाती है, नेचर बर्बाद हो रहा होता है, खून खराबा हो रहा होता है। तो गोल्डिंग ने शायद यहाँ दिखाने की कोशिश करी है कि देखो कैसे हम नेचर का हाल करते हैं।
हमारी सैवेजरी के कारण, हमारे केओटिक नेचर के कारण, हमारे वायलेंट नेचर के कारण हम कैसी तबाही मचाते हैं, और खूबसूरत नेचर जो कि पैराडाइस है, जो कि स्वर्ग है, उसको हेल बना बैठते हैं। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जो किताब है बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है ना फ्लॉड है भाई, ठीक है। तो ये जो कहना कि भाई हम लोग सिविलाइज लोग हैं, हम लोग रूल्स फॉलो करके रह सकते हैं, हाँ भाई रूल्स फॉलो करके रह सकते हैं, लेकिन एक डर होता है, एक पावर होती है जो हमें कंट्रोल करके रख रही होती है। अगर रूल्स ना बनाए जाए, लॉज ना बनाए जाएँ तो बिल्कुल केओस मच सकता है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत आता रहता था कि अगर एक दिन ऐसा हो, मान लो 365 दिन में से एक दिन ऐसा हो जहाँ पर बोला जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी क्राइम कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो करेंगे उसकी कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी आपको, आगे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आप जो करना चाहते हो कर लो। तो उस एक दिन में पता चल जाता कि कितने लोग जो होते हैं वो अच्छे हैं और कितने लोग बुरे हैं। एक बात और इसमें और ऐड कर लीजिए, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि गॉड भी नहीं है, मान लीजिए ये बिलीव करते हैं सारे लोग कि ठीक है रिलीजन गॉड वगैरह ये सब कुछ नहीं है। अभी तो बहुत हद तक तो देखा जाए तो रिलीजन और गॉड ने ही रोका हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भगवान देख रहा है भाई, पाप नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा, ठीक है। बट आप दोनों चीज़ों को हटा दीजिए, रिलीजन को हटा दीजिए और उसके बाद आप लॉ एंड ऑर्डर को हटा दीजिए, फिर देखिए इंसान अपना बीस्ट वाला जो मोड होता है उसको कैसे नहीं एक्टिवेट करता है। इंसान दिखा देगा कि भाई मैं अंदर से बिल्कुल फ्लॉड हूँ, मुझे मतलब नहीं है सिविलाइजेशन से, मुझे मतलब नहीं है सोसाइटी से, सोसाइटी गई भाड़ में, कोलैप्स हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने इमीडिएट जो प्लेजर है उसको चेज़ करूँगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। वैसे एक डिबेट और चलती है, ठीक है, कि ऐसा इंसान नहीं है, इंसान अंदर से बहुत अच्छा है। तो मुझे आप बताइए क्या सच में ऐसा है? क्या इंसान सच में अंदर से बहुत अच्छा है, या फिर वो बस अच्छा होता है क्योंकि उसके ऊपर एक दबाव डाला जाता है लॉ एंड ऑर्डर का, रूल्स का? तो गोल्डिंग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंसान के अंदर वाले बीस्ट को कंट्रोल करके ना रखा जाए तो सोसाइटी कोलैप्स हो सकती है। अगर इंसान अपने अंदर झांक कर ना देखे कि वो कैसा हो सकता है, वो क्या बन सकता है, अगर एक बार इंसान अवेयर हो जाए कि मेरे अंदर एक जानवर बैठा हुआ है, दानव बैठा हुआ है, तो इंसान उसको एक लेवल पे कंट्रोल कर सकता है। अगर हम अपनी उस डार्कनेस को एक्नॉलेज कर लें कि हमारे अंदर है वो बीस्ट, तो हम अपनी सोसाइटी को और बेटर बना सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।